ज़्यादा। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अवोगाद्रो रूल एंड डाल्टन। अवोगाद्रो रूल के यूजेस हमने डिस्कस किए थे कि जो अवोगाद्रो रूल है उनका क्या यूजेस हैं। तो हमने पहले डिस्कस किए थे उनके यूजेस कि हम किसी की भी एरोमेटिसिटी निकाल सकते हैं, परमाणुकता निकाल सकते हैं, गैसों के वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध ज्ञात कर सकते हैं और गैसों का रासायनिक फॉर्मूला बना सकते हैं। एक और यूज़ है गैसों के आयतन और भार में संबंध निकाल सकते हैं। एक यूज़ है यूजेज ऑफ अवोगाद्रो रूल, अवोगाद्रो नियम के उपयोग। ये आ सकता है, ये हैं गैसों के आयतन यानी वॉल्यूम एंड उनके बीच में क्या संबंध है, भार में, आयतन व भार में क्या संबंध है वो हम डेरिव कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सिद्ध करना है किसी भी गैस का ग्राम एनटीपी पर ग्राम अणुभार 22.4 लीटर है तो हम अवोगाद्रो रूल से निकाल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको एग्ज़ाम में आएगा कि आप सिद्ध कीजिए या डेरिव कीजिए, कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी गैस का ग्राम अणु पर एनटीपी पर क्या होता है 22.4 लीटर होता है। तो अवोगाद्रो के अनुसार सामान्य ताप यानी 273 केल्विन ताप या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाब 1 एटमॉस्फेयर या अगर हम उसमें मिलीमीटर में लें तो 760 मिलीमीटर पर किसी गैस का ग्राम अणु का आयतन 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर दाब पर किसी भी गैस के ग्राम अणु आयतन 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस का ग्राम अणु आयतन 22.4 लीटर होता है। ये अवोगाद्रो का रूल है। 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का जो ग्राम अणु आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। इसको हमको डेरिव करना है। ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी गैस का एनटीपी पर या एसटीपी एक ही बात है, मानक दाब या स्टैंडर्ड जो होता है उस पर आपका जो गैस के ग्राम अणु भार है वो किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो ये पूरा आपको अवोगाद्रो रूल आपको पढ़ना है। अवोगाद्रो रूल के अकॉर्डिंग तो ये 4th रूल है कि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर पर किसी भी गैस का ग्राम अणुभार किसे कहते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेरिव करना है। तो हम किसी भी मानक दाब पर हाइड्रोजन के 1 ग्राम अणुभार किसके बराबर होता है 0.09 ग्राम के बराबर, 0.09 ग्राम के बराबर होता है। ये फिक्स है। एनटीपी पर 1 लीटर हाइड्रोजन का भार, एनटीपी पर 1 लीटर हाइड्रोजन का भार कितना होता है 0.09 ग्राम होता है। अतः गैस का वाष्प दाब किसके बराबर, हम जानते हैं गैस का जो वाष्प दाब किसके बराबर होता है, ये इजी है बिल्कुल। गैस का वाष्प दाब बराबर, ये हमने पढ़ रखा है, मानक दाब पर यानी
एसटीपी लिखो या एनटीपी लिखो, एक ही बात है। मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 273 केल्विन था और एक वायुमंडलीय दाब पर। गैस के 1 लीटर का भार, 1 लीटर का भार अपॉन हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार, एसटीपी पर, मानक ताप दाब पर हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार। अब हम वापस गैस का वाष्प दाब किसके बराबर है, एसटीपी पर या एनटीपी पर। अभी हमने बताया एसटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर का भार कितना होता है, 0.09 ग्राम। तो हम ये लिख सकते हैं एसटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार अपॉन 0.09 ग्राम, क्योंकि ये निकाला हुआ है, ये पहले से ही निकाल रखा है कि एसटीपी पर 1 लीटर गैस का हाइड्रोजन का कितना भार होता है, 0.09 ग्राम। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये हो गया। अब वाष्प दाब, ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप क्या करना, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। वाष्प दाब, जो वाष्प दाब होता है वो किसके बराबर होता है, गैस का अणुभार अपॉन हाइड्रोजन का अणुभार। ये फिक्स है। गैस का वाष्प दाब किसके बराबर, गैस का अणुभार अपॉन हाइड्रोजन का अणुभार। गैस का अणुभार मैं कितना मान लूँ, m, तो गैस का अणुभार m और हाइड्रोजन का अणुभार, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.008। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.008। तो 2 परमाणु यानी एक अणु का भार कितना हो गया, 2 × 1.008 इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 2.016। तो मैं गैस के एक अणु के भार को कितना मान रही हूँ, m, और हाइड्रोजन का अणु भार कितना हो जाएगा, 2.016। ये कुछ नहीं किया। गैस का वाष्प दाब गैस के 1 लीटर का भार अपॉन हाइड्रोजन के 1 लीटर के भार के बराबर होता है, यानी कि जो मास ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ 1 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। गैस का वाष्प दाब तो हमने निकाल रखा है एसटीपी पर कि हाइड्रोजन के 1 लीटर का जो मास होता है, भार होता है, वो किसके बराबर होता है, 0.09 ग्राम के। तो मैंने ये वैल्यू इसकी जगह ये पुट कर दी। ये निकाला हुआ मान है। फिर है जो वाष्प दाब होता है यानी वेपर प्रेशर होता है, वो किसके बराबर होता है, गैस के मोलिकुलर मास अपॉन हाइड्रोजन के मोलर मास के बराबर होता है। गैस का अणुभार मान लिया m और गैस का अणुभार कितना होता है हाइड्रोजन का, 2.016। कैसे होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1.008, इसलिए 2 का कितना हो जाएगा, 2.016। अब समीकरण नंबर इसको हम क्या दे देते हैं, 2। ये आप ध्यान रखना क्योंकि ये बोर्ड पे नीचे आएगा नहीं, मैं ऊपर लिख रही हूँ। समीकरण नंबर 1 और 2 से इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, 1 व 2 से दोनों को इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा, मानक ताप दाब पर ये वाला एसटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार वन लीटर मास ऑफ एसटीपी, कोई भी गैस का 1 लीटर का भार अपॉन हाइड्रोजन का एसटीपी पर 1 लीटर का भार, किसके इक्वल हो जाएगा,
गैस का अणुभार यानी m/2.016, क्योंकि गैस का अणुभार मैं कितना मान रही हूँ, माना कि गैस का अणुभार m इसलिए लिखते हैं कि मोलर मास होता है तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, m/2.016 हो गया। अतः मानक ताप दाब पर 1 लीटर का भार, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इसलिए इस इक्वेशन से देखिए अब, इसलिए एसटीपी पर गैस के 1 लीटर का भार किसके बराबर हो जाएगा, एक लीटर का भार बराबर m/2.016 इंटू 0.09। ठीक है, अब ये हो गया 0.09, ये 1 लीटर का भार है। अब मानक ताप दाब पर एसटीपी पे 1 ग्राम गैस का भार, ये तो 1 लीटर का है। एसटीपी पर 1 ग्राम, 1 लीटर का भार ये, तो 1 ग्राम का भार क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। 1 ग्राम का भार क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2.016 अपॉन m इंटू 0.09 लीटर। 1 ग्राम का भार क्या हो जाएगा, ये हमको फिक्स है। इसीलिए एसटीपी पर m ग्राम यानी ग्राम अणुभार, गैस का भार होगा 2.016 अपॉन m इंटू 0.09 इंटू m से m 0.16 अपॉन 0.09 लीटर। इसको हम हल करेंगे तो कितना आ गया 22.4 लीटर। यानी कि एसटीपी पर किसी भी गैस का ग्राम अणुभार किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। ये आपके डेरिवेशन आ सकता है। तो ये थे अवोगाद्रो नियम के उपयोग। एक आ सकता है वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए, और एक आपके ये आ सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो है टॉपिक रहेगा, अब हम पढ़ेंगे परमाणु भार, अणुभार, तुल्यांकी भार। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट में परमाणु भार, अणुभार, तुल्यांकी भार। परमाणु भार किसे कहते हैं, पहले तो क्या पता नहीं था, तो हाइड्रोजन की तुलना करके कि कोई भी तत्व हाइड्रोजन से कितना भारी है, उसके आधार पर परमाणु भार दिया। लेकिन बाद में इसकी आपने 10th में भी डेफिनेशन पढ़ी है कि परमाणु भार किसे कहते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करते हैं कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक, 12 समस्थानिक क्या है, जो कार्बन का आइसोटोप है 12, उससे के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या है, परमाणु भार किसे कहते हैं। ये आपके हर जगह आए गए, हर के तत्व के परमाणु भार, अणुभार आपको निकालने आने चाहिए, हम पढ़ेंगे। तो परमाणु भार हम किसे कहते हैं, किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, कार्बन के 3 समस्थानिक है, 12, 13, 14, तो जो 12 समस्थानिक है कार्बन का, जो कार्बन का आइसोटोप 12 है, उसके 1/12वें भाग से कितना गुना कोई तत्व भारी होता है, वह उस तत्व का क्या होता है, परमाणु भार होता है। यानी कि जैसे किसी भी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, एक परमाणु
का औसत भार का औसत द्रव्यमान अपॉन 1/12 यानी जो होता है 12वां हिस्सा इंटू कार्बन 12, जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 समस्थानिक का, जो कार्बन समस्थानिक है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु भार किसे कहते हैं? एक परमाणु, कोई भी तत्व का परमाणु भार कैसे निकालते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु से उस तत्व का जो एक परमाणु है वो कितना गुना भारी है। तो डेफिनेशन, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भार से कितना गुना भारी है। तो ये आपके परमाणु भार हैं। परमाणु भार को हमेशा क्या होती है? भिन्नात्मक राशि होती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? जो भिन्नात्मक राशि आती है 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1.008। कार्बन का परमाणु भार कितना है? कार्बन का परमाणु भार है 12.01। क्लोरीन का परमाणु भार कितना है? 35.45। तो ये आपके क्या हैं? परमाणु भार हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे परमाणु, ग्राम परमाणु भार, औसत परमाणु भार, अणु भार, ग्राम अणु भार, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। और एवरेज स्पीड में हमने पढ़ा था कि जो एवरेज स्पीड होती है वी एवरेज, वो उसका फॉर्मूला हमने देखा था टोटल डिस्टेंस ओपन टोटल टाइम। क्या देखा था? टोटल डिस्टेंस ओपन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है कि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये कोई डिस्टेंस है, अब यहाँ से कोई बस है, यहाँ से रवाना हुई ये बस कितनी स्पीड से? v स्पीड से रवाना हुई। कितनी स्पीड से रवाना हुई? v स्पीड से ये बस यहाँ से स्टार्ट हुई। अब इसने ये इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस, उसको t1 टाइम में कंप्लीट किया। और अभी यहाँ पर t1 टाइम में उसकी जो स्पीड है वो है v1 माना हमने। और जैसे ये जो दूसरा हाफ डिस्टेंस है वो कवर किया इसने v2 स्पीड से, और ये जो टाइम लगा यहाँ पर वो कितना लगा? t2। कितना लगा? t2। तो जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओपन टोटल टाइम। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओपन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओपन टाइम। अगर आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। v4 क्या है? स्पीड। स्पीड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? टाइम। अब यहाँ पर आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, पर आपको डिस्टेंस पता नहीं है। और फॉर्मूले में अपनी कौन सी वैल्यू है? डिस्टेंस की वैल्यू है। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया हाफ डिस्टेंस, इसको हमने बोला s1। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने बाद में t2 टाइम में, उसको हमने बोला s2। और s1 की वैल्यू कितनी है? तो s1 की जो डिस्टेंस की जो वैल्यू है, s लिया हमने, डिस्टेंस को d भी ले सकते हैं हम, s भी ले सकते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो v मल्टीप्लाई t, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 मल्टीप्लाई t1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? v2 मल्टीप्लाई t2। तो अब डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, टाइम आपको पहले से गिवन है, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2। कितना हो गया? v1 t1 प्लस v2 t2। और टोटल टाइम कितना हो गया? तो t1 प्लस t2। तो ये क्या आ गया? आपकी एवरेज स्पीड आ गई, जिसको हमने लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कार ट्रैवल फॉर 1 आवर एट स्पीड
40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट आवर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या करनी है आपको? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, यानी फर्स्ट 1 घंटे में जो कार ट्रैवल करती है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। और नेक्स्ट जो आवर होता है उसमें जो कार जो ट्रैवल करती है उसकी स्पीड कितनी होती है? 60 किलोमीटर पर आवर होती है। तो सबसे पहले हम हमारा चार्ट बनाएंगे कि ये पूरा डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया, पूरा डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया। अब कितना डिस्टेंस है हमको नहीं पता, क्वेश्चन के अंदर हमको टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है। तो फर्स्ट जो 1 आवर है, यानी टाइम कितना है? t1, और t1 टाइम में जो इसने कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, सॉरी t1 टाइम में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? v1, और v1 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और t1 टाइम कितना दे रखा है आपको? तो 1 आवर, यानी 1 आवर में कार कितनी स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर से जा रही है। और नेक्स्ट जो 1 आवर हो गया उसको हमने बोला t2 टाइम, और t2 टाइम कितना है? ये भी 1 आवर है, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 आवर में जो कार की जो स्पीड है वो कितनी है? तो वो स्पीड है v2, और v2 की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज स्पीड फाइंड करना है। और एवरेज स्पीड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? तो हम जानते हैं कि जो स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डी भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? एस अपॉन टी हो गया। तो एस क्या है? डिस्टेंस है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो v मल्टीप्लाई टी हो गया। तो यहां पर जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वो कितना किया? तो 40 मल्टीप्लाई 1, यानी 40 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट किया। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? S1, और S1 की जो वैल्यू है तो 40 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो गया? 40 किलोमीटर। तो फर्स्ट 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर। और नेक्स्ट 1 आवर में इसने जो डिस्टेंस कवर किया फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? S2 की 60 किलोमीटर। अब हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब चार्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना? 40 और 60, तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाय टोटल टाइम 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, ठीक है। तो 40 प्लस 60 कितना हो गया? 100, और 100 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी एक जो कार जैसे ही घर से निकली और वो कितनी स्पीड से जा रही थी? तो फर्स्ट 1 घंटे तक वो कितनी स्पीड से गई? 40 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 घंटे तक यानी 1 आवर तक वो कितनी स्पीड से गई? 60 की स्पीड से गई। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो कितने घंटे में किया? 2 घंटे में किया। तो जो उसकी एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक कार है जो कि लगातार 1 घंटे तक कितनी स्पीड से जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट 1 आवर जो स्पीड से जाती है, यानी नेक्स्ट जो 1 आवर होगा या नेक्स्ट जो घंटा होगा उसमें वो कितनी स्पीड से जाती है? 60 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। तो उसकी एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है, यानी कार टोटल कितना टाइम तक चली? तो 2 घंटे तक चली। 1 घंटे तक 40 की स्पीड से चली, और दूसरे घंटे तक वो कितनी स्पीड से चली? 60 की स्पीड से चली। तो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100, और 100 डिवाइड बाय टोटल कितने घंटे तक चली? यानी 2 घंटे तक चली, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जो इसकी एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको जो डेटा दे रखा है वो दूसरा दे रखा है। क्या दे रखा है? तो कार गोज फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। क्या करनी है हमको? एवरेज स्पीड। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे पहले हम ऐसा चार्ट बनाएंगे कि कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या कह रहा है? कार गोज फर्स्ट 100 किलोमीटर, यानी ये फर्स्ट 100 किलोमीटर, यानी S1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी V1 जो स्पीड से गया 100 किलोमीटर, कितनी स्पीड से गया? तो 100 किलोमीटर वो गया 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया।
ठीक है। अब टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा t1, हमको नहीं पता t1 की वैल्यू कितनी है। अब नेक्स्ट 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर और नेक्स्ट ये 100 किलोमीटर, तो नेक्स्ट जो 100 किलोमीटर वो गया, कितना डिस्टेंस कवर किया s2, और s2 की वैल्यू भी कितनी है, तो x2 भी कितना है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर हमने पुट कर दिया। ठीक है, कितनी स्पीड से गया, तो v2 स्पीड से, और v2 स्पीड कितनी देर की है, तो स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कितनी गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा t2, और t2 की वैल्यू हमको नहीं पता। अब क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, हमको फाइंड करना है, और एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओपन क्या होना चाहिए, टोटल टाइम होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 100 किलोमीटर s1 और s2 कितना 100 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 200 किलोमीटर। पर टोटल टाइम कितना लगा वो टाइम हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास वेलोसिटी है, तो स्पीड है हमारे पास, तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकालेंगे, तो स्पीड और ये डिस्टेंस से हम निकालेंगे टाइम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या हो गया s ओपन t, तो t हमको निकालना है, तो t के लिए क्या हो जाएगा, t को इधर ले आया और s ओपन हमने क्या कर दिया v कर दिया। तो s ओपन v करेंगे हम, तो s ओपन v करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर s ओपन v किया हमने, तो t1, और t1 की वैल्यू कितनी आएगी 100 डिवाइड बाय 60। ठीक है, और यहाँ पर t2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 40। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से क्या बचा 10/6, और यहाँ से कितना बचा 10/4। हमको एज इट इज लिखना है, इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं पर हमको नहीं करना है। तो t1 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 10/6 आ गई, और t2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10/4 आ गई, यानी टाइम की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। अब टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई, टोटल डिस्टेंस हमको पता है, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस 100। ठीक है, यानी s1 प्लस s2 कर दिया। टोटल टाइम क्या हो गया, तो टोटल टाइम हो गया 10/6 प्लस 10/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करने आता है, 6 और 4 कितना हो गया 24, 40 और ये कितना हो गया 60। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 100 प्लस 100 कितना हो गया 200। ठीक है, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 24, ये हो गया 24, 40 और ये कितना हो गया 60, तो 40 प्लस 60 कितना हो गया, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब 200 डिवाइड बाय 100 और इसके डिवाइड में क्या है 24, तो 24 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 24, क्योंकि ये 24 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ गया, तो कितना बचा नीचे से 100, तो ये 100 आ गया। ठीक है, अब 20 से कैंसल, तो 2 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार थी जो फर्स्ट 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब एक नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हालांकि इंपॉर्टेंट ही है पर इसमें थोड़ा बेसिक थी। अब नेक्स्ट वाला जो है उसको थोड़ा समझने लायक है। तो नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या है, ए बॉडी traveling in straight line one third distance with velocity 4 meter per second, remaining part ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस है, पार्ट ऑफ डिस्टेंस was
covered with velocity 20 meter per second, 2 meter per second for half the time and 6 meter per second for second half time. What is the mean velocity? और इसी मीन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक बॉडी है जो कि 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1/3 जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कितनी वेलोसिटी से करती है? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो डिस्टेंस बचा है, वो जो कवर करती है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ, एंड जो सेकंड हाफ है उसमें करती है वो 6 मीटर पर सेकंड। तो हमको क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कि जैसे कि ये कोई डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, तो जो बॉडी हमारा 1/3 डिस्टेंस कवर करती है, तो 1/3 जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितनी? 4 मीटर पर सेकंड की करती है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस हमने ले लिया 3s, कितना ले लिया हमने? 3s, ताकि फ्रैक्शन का यहाँ लोचा नहीं रहे। तो 3s टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से 1/3 डिस्टेंस यानी s डिस्टेंस उसने कितनी वेलोसिटी से कंप्लीट किया? तो यहाँ पर s डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए उसके पास वेलोसिटी कितनी है? तो 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन की? रिमेनिंग पार्ट, यानी जो बचा हुआ ये जो पार्ट है, बचा हुआ ये जो डिस्टेंस है, वो कैसे कवर करती है? तो विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ टाइम। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जितने टाइम में कवर होगा, उस टाइम के जो आधा टाइम होगा यानी हाफ टाइम होगा, यानी पूरा टाइम हमने कितना ले लिया? 2t टाइम ले लिया। कितना ले लिया? 2t टाइम ले लिया। तो जो हाफ टाइम होगा उस हाफ टाइम को हम बोलेंगे t, और ये भी हाफ टाइम होगा t। तो ये जो हाफ टाइम है t, इस हाफ टाइम में जो ये इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितनी वेलोसिटी से किया? तो वो इसने किया 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से किया? तो v1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, v2 की वैल्यू कितने दी है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और जो नेक्स्ट हाफ होगा वो कितनी वेलोसिटी से कवर किया इसने? तो 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि एक कार है या कोई भी बॉडी है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और वो जो 1/3 डिस्टेंस है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये पूरे जो डिस्टेंस है उसका 1/3, यानी टोटल डिस्टेंस सपोज हमने ले लिया 3s, तो उसका 1/3 कितना होगा? तो टोटल 3s है, तो 1/3 यानी तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? s। तो s डिस्टेंस वो कितने में कवर करती है? तो 4 मीटर पर सेकेंड की, यानी s1 हमको पता है कि s वैल्यू है, और कितनी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो कितने टाइम में कवर करती है? तो वो हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितनी वेलोसिटी से करेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। और जो नेक्स्ट हाफ होगा वो कितनी से करेगी? 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब क्वेश्चन के अंदर हमको ये यहाँ का डिस्टेंस दे रखा है, s दे रखा है, यहाँ की वेलोसिटी दे रखी है v, पर यहाँ का टाइम हमको नहीं दे रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है? हमको वेलोसिटी दे रखी है, टाइम t दे रखा है, पर हमको डिस्टेंस नहीं दे रखा है कि ये डिस्टेंस कितना है। थर्ड में क्या है? तो थर्ड में भी हमको वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, पर हमको डिस्टेंस नहीं दे रखा है। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास फॉर्मूला है, या हम कहते हैं s अपॉन t। तो t निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो t निकालने के लिए हम करते हैं s अपॉन v। क्या करते हैं? s अपॉन v। पर अगर s निकालना है हमको, तो s निकालने के लिए हम क्या करते हैं? v मल्टीप्लाई t। तो यहाँ का अगर हमारे पास v है और t है, तो यहाँ का s हम कैसे निकाल लेंगे? तो v मल्टीप्लाई t। तो यहाँ का जो s आ गया, ये जो s1 आ गया, ये s2 है, और s2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमको? तो ये हमको दे रखी है vt। और कैसे निकाली हमने? तो s इज इक्वल टू क्या करेंगे? v मल्टीप्लाई t। v हमको दे रखा था, t हमको दे रखा है, तो s2 की जो वैल्यू होगी वो कितने की? vt। और vt की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? v कितना देगा? 2, और t की वैल्यू कितनी देगी? 2t दे रखी है, तो कितना हो गया? 2t। ये कितना हो गया? 2t। और ये कितना हो जाएगा? सेम एज इट इज करेंगे, तो ये जो s होगा वो हो जाएगा 6t। कितना हो गया? 6t। अब
ये जो डिस्टेंस है, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस है 3s डिस्टेंस है, जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो कितना 1/3 डिस्टेंस, और 1/3 डिस्टेंस को हमने क्या बोला, s बोला, क्या बोला, s बोला। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस रहा वो कितना रहा 2s, और 2s डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, तो 2t, तो हम कह सकते हैं 2s डिस्टेंस किसके बराबर है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 2s वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है 2t + 6t के बराबर है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2t, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 6t, और ये पूरा डिस्टेंस हमने कितना लिया था 3s लिया था, और 3s में ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2s है। तो 2s किसके बराबर है 2t + 6t, तो हम लिख सकते हैं 2s = 2t + 6t कितना हो गया, ये हो गया 8t। और अगर s हमको निकालना है, सॉरी हमको क्या निकालना है, t निकालना है, तो t के लिए हम क्या करेंगे 8 को ट्रांसफर कर देंगे, तो t = क्या हो जाएगा 2s/8 हो गया, तो 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया, और करके हम लिख सकते हैं s/4, कितना लिख सकते हैं s/4। तो t = कितना हो गया s/4। अब टोटल टाइम सपोज हमने कर लिया 3t है, कितना है 3t है, जिसमें ये हाफ टाइम कितना दे रखा है t दे रखा है, और ये हाफ टाइम कितना दे रखा है t दे रखा है, तो ये जो टाइम होगा वो भी कितना होगा t, यानी t और t कितना हो गया 3t। तो t की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से कितनी आ गई s/4, यानी ये भी कितना होगा s/4, और न्यूमेरिकली ये भी कितना होगा s/4, और न्यूमेरिकली ये भी कितना होगा s/4। अब हमारे जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कार ने जो ट्रैवल किया, किसी बॉडी ने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया, वो कितना है 3s है, कितना है 3s है। तो टोटल डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 3s। टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम कितना है s/4, तो हम लिख सकते हैं 3 × s/4। कितना टाइम है s/4, तो हमने लिख दिया 3 × s/4। तो 3s से 3s कैंसिल हो गया, तो जो एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो 4 मीटर/सेकेंड। कितनी आ जाएगी 4 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पर हमने मीन वेलोसिटी निकाल दी, और इसी मीन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो इसके रिलेटेड बस हमारे जो एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड यानी 3 न्यूमेरिकल हमने देखे अभी आज की क्लास में। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, और या रिलेटिव स्पीड है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा सेल ऑर्गेनल चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और लास्ट जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने उसको कंप्लीट कर लिया था कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर जो हमने देखे थे, मतलब जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है तो उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। और मेनली मैंने आपको ऑक्सीजोम्स के बारे में भी बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी उनको कहा जाता है। और उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, जैसे बेस, स्टॉक और आपका जो मेन हेड होता है। और हेड वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ATPase, जिसको हम कहते हैं ATPase, यानी ATP सिंथेटेज भी उसका नाम होता है। मतलब जो आपको अगर कंप्लीट नाम पूछा जाए तो ATP सिंथेटेज, और वैसे कहा जाता है उसको ATPase। उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और आप जानते भी हो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ATP क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है आपके बॉडी की, मतलब आपकी बॉडी को रन करवाने के लिए जो करेंसी चाहिए वो कौन सी होती है, ATP होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो ATP सिंथेसिस करता है, दूसरी बात निबंधन के बारे में बताया था। निबंधन क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया आपके स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी ह्यूमन के स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, निबंधन कहा जाता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करते हैं, ATP सिंथेसिस करते हैं, ताकि जो स्पर्म की टेल हो वो स्विंग कर सके, यूं करके एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक मेन फंक्शन और बताया था मैंने, थर्मियोजेनेसिस। आपको ये ध्यान रखना है, थर्मियोजेनेसिस। अब ये होता है क्या, थर्मियोजेनेसिस। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आज तक हमने पढ़ा है कि इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये ATP सिंथेसिस करता है। लेकिन मेन पॉइंट ध्यान रखना, एक अकेला ATP सिंथेसिस करने का काम नहीं करता है, इसके अदर फंक्शन भी होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्मियोजेनेसिस जो मतलब आपका जो थर्मियोजेनेसिस है, वो थर्मियोजेनेसिस का मतलब फंक्शंस क्या हो जाता है, तो ये फंक्शन करता है प्रोडक्शन ऑफ हीट,
मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्रोडक्शन करता है किसका, हीट का। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, थर्मियोजेनेसिस। ये ध्यान रखना हमेशा, साइंस में अगर जेनेसिस पीछे टर्म लगी हुई इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कोई ना कोई चीज़ बनेगी। और यहाँ पे थर्मियो लगा हुआ था, आपने फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो आप जानते हो ये हीट से रिलेटेड, थर्मियोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है, हीट प्रोडक्शन भी करता है। इसके बाद मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका ये हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। मतलब जो आपका हीम ग्रुप होता है हीमोग्लोबिन में, ये हीम किससे बना होता है, ये आयरन कंटेनिंग होता है। क्या होता है, आयरन कंटेनिंग। यानी हीमोग्लोबिन में हीम और मायोग्लोबिन में भी हीम पार्ट बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हमने पहले देख लिया था। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है आपका प्लास्टिड। और प्लास्टिड के बारे में आप पहले से भी जानते हो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, यानी एनिमल्स के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी अपने अंदर कोई भी पिगमेंट ऐसा होता नहीं है जो फोटोसिंथेसिस कर सके। पिगमेंट तो अपने अंदर होते हैं, जैसा मेलानिन होता है जो आपके स्किन के कलर को डिसाइड करता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता जो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो अपना सेल ऑर्गेनल होगा वो होगा आपका प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड है इसको डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय हैकल, डिस्कवर्ड बाय हैकल। हैकल करके जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। आपको ध्यान होना चाहिए इसको किसने डिस्कवर किया था, हैकल ने डिस्कवर किया था। इसके बाद प्लास्टिड की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इन ऑल प्लांट्स, इन ऑल प्लांट सेल्स, मतलब जितनी भी प्लांट सेल्स है उन सबके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। एंड इन सम प्रोटिस्ट, इन सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं या प्रोटिस्टा जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और वो कौन से प्रोटिस्ट होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, आपको एग्जांपल भी याद रखना है, और एग्जांपल है वो आपका यूग्लिना। यूग्लिना जो प्रोटिस्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस करता होगा। तो आपको ध्यान रखना है डिस्कवर्ड बाय हैकल, किसने डिस्कवर किया था, तो हैकल ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन ऑल प्लांट सेल, मतलब जितने भी प्लांट्स है इस अर्थ के ऊपर उन सबके सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। एंड इन सम प्रोटिस्ट, मतलब कुछ ऐसे प्रोटिस्ट भी है जिनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे आपका यूग्लिना। इसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड को अगर क्लासिफाई किया जाता है तो इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मतलब आपका जो प्लास्टिड होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने, क्योंकि सारे प्लास्टिड, अगर प्लास्टिड की बात करें तो हमारे मेनली दिमाग में क्या आता है कि ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, लेकिन सारे प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस का काम करते नहीं है। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं, उसी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है टू टाइप्स में। मतलब एक हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। आपको ध्यान रखना है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। मतलब प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस याद रखोगे तभी पता चलेगा कि इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है वो कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होता है, यानी ये हो जाएगा कलरलेस प्लास्टिड। अब अपन ने यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होगा, इसी की वजह से क्या होगा, कलरलेस होगा। तो यहाँ पे लिख लेना आप कि नो पिगमेंट्स। ये एक अलग से पॉइंट भी बन सकता है इसका, लेकिन हम इसी के अंदर ऐड करेंगे नो पिगमेंट्स, मतलब इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। इसके बाद नो पिगमेंट्स एंड ग्रेना आर एब्सेंट, या ये लिख सकते हैं हम ग्रेना एब्सेंट। अब ये ग्रेना क्या है, तो वो इसकी डिस्कस जब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ग्रेना क्या होता है। मतलब ये प्लास्टिड का ही पार्ट होता है, लेकिन आपका जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे कि इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है और पिगमेंट ग्रेना के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि ग्रेना एब्सेंट है, मतलब पिगमेंट भी नहीं है, और ये कैसा प्लास्टिड होगा, कलरलेस प्लास्टिड होगा। इसके बाद जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, मतलब इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड।
आपको ध्यान रखना है ये कैसा प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड होता है। क्यों कलर्ड प्लास्टिड होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ग्रेना भी होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम क्रोमोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर उठाएंगे और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कलरलेस होता है और ये क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिक होता है, प्लास्टिड होता है। इसके बाद ये पाया कहाँ जाता है, मतलब कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है सॉरी आपका ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे लाइट एक्सपोज्ड नहीं होती है, प्लांट के अंदर डायरेक्टली लाइट एक्सपोज नहीं होती है, उस पार्ट के अंदर आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इन प्लांट पार्ट्स विच नॉट एक्सपोज्ड टू लाइट, मतलब लाइट में एक्सपोज नहीं होते उन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्या, ल्यूकोप्लास्ट। मतलब ये ध्यान रखना है कि वो मतलब ऐसे प्लांट, मतलब सारे जितने भी प्लांट है आप जानते हो सारे, मतलब उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो सारे के सारे तो एक्सपोज होते नहीं है लाइट के अंदर, मतलब डायरेक्टली लाइट उनके एक्सपोज में आती नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली एकदम से जैसे लाइट मतलब सनलाइट आती है उसमें जो एक्सपोज आने वाले मतलब एक्सपोज करते हैं वो सारे पार्ट क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे, तो ही एक्सपोज कर रहे हैं और तो ही प्लांट ने उसको क्या कर रखा, बाहर की तरफ रखा। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लांट के अंदर ऐसे भी पार्ट होते हैं जिनमें डायरेक्टली लाइट एक्सपोज होती नहीं है, तो वहां पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखना हो तो आपके ट्यूबर, जैसे आपके पोटैटो वगैरह होते हैं ऐसे ही ट्यूबर। इसके बाद आपके आ जाएगा राइजोम और रूट, जैसे रूट्स एंड राइजोम। ये ऐसे पार्ट है जिनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान रखना है कि इन प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर मतलब ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते लाइट के अंदर, इसलिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाते हैं अपन इसके अंदर, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट एक्सपोज टू लाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोज टू लाइट। इन प्लांट पार्ट्स विच एक्सपोज्ड टू लाइट, मतलब जो लाइट में एक्सपोज होते हैं प्लांट के पार्ट, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट होता है। तो कौन कौन से पार्ट है ऐसे, तो एग्जांपल देखें अगर अपन, तो लीफ हो गया आपका, इसके बाद ग्रीन स्टेम होगी आपकी प्लांट की, ग्रीन स्टेम, तो आपका हो गया लीफ, ग्रीन स्टेम। इसके बाद अगर बहुत सारे पार्ट्स है इसके अंदर, लेकिन अपन देख लेते हैं बेसिक एग्जांपल है, जैसे आपका लीफ है, ग्रीन स्टेम है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं आपके किसमें, सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, आप जानते भी हो इनके बारे में। इसके बाद आ जाएगा इसका मेन फंक्शन क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का, तो इट इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ फूड, एसोसिएटेड इन स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब ये क्या करता है, फूड का स्टोरेज करता है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट भी जरूरी है प्लांट्स के अंदर। मतलब ये क्या करता है, प्लांट्स के अंदर या जिसके अंदर भी प्लास्टिक प्रेजेंट है उसमें अगर ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन होता है ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। मतलब जो भी फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो किसके अंदर स्टोर होगा, तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एसोसिएटेड इन स्टोरेज ऑफ फूड। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट या फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। एंड अगर अपन बात करें प्लांट के अंदर ये मेनली क्या, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम है। मतलब हम जानते भी है कि जितने भी क्रोमोप्लास्ट है अपने वो सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात ये क्या आ जाएगी कि ये कलर पिगमेंट है, और आपने देखा भी होगा जैसे फ्लावर है उसमें अगर कोई कलर है, जैसे वाइट भी हो या कैसा भी हो, रेड हो या फिर उसके अंदर जो भी पर्पल वगैरह कोई भी किसी भी प्रकार का कलर हो उसके अंदर, येलो वगैरह, तो आप जब उस फ्लावर को देखते हो तो आप क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हो। पर मेनली वो कलर किसके लिए होता है, वो कलर होता है पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए, जो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करने के लिए बी को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो एक तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, पहला काम तो क्या हो जाएगा, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, एंड अदर काम क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, अट्रैक्शन टू पॉलिनेटिंग एजेंट्स।
जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करते थे। इसमें एग्जांपल में अपन यहाँ पे पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके पेटल्स होते हैं फ्लावर के, वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है लीफ, ग्रीन स्टेम और पेटल्स। तो मेन फंक्शन आपको ध्यान रखना है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और दूसरा काम क्या करेगा, अट्रैक्शन टू पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, तो आपको पता होगा फ्लावर जो होते हैं उनको मतलब उनके पास पोलन ग्रेन्स को लाने के लिए मेन कौन चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास क्या होता है, कलर होता है, जिसकी वजह से वो जो बी वगैरह होती है वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है और फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है। भले ये रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर क्या करते हैं, उसको नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो मेन अट्रैक्शन का रीजन होता है कौन, कलर। तो वो कलर कौन प्रोवाइड करेगा, आपका क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे प्लास्टिड को डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय हैकल। कहाँ पे डिस्कवर्ड किया था, तो इन ऑल प्लांट सेल्स, मतलब कहाँ पे मिलता है ये, इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन सम प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना। इसके बाद इसको क्लासिफाई किया जाता है इनटू 2 टाइप्स। अब ये ध्यान रखना, अपन प्लास्टिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लास्टिड आर क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, क्योंकि जब हम लिकोप्लास्ट पढ़ेंगे तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब ये 3 टाइप्स में फिर से डिवाइड हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना हम बात किसकी कर रहे हैं। तो प्लास्टिड जो होता है वो कितने टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। एक हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड है आपका, इसके अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट होता नहीं है, मतलब नो पिगमेंट्स। इसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट, मतलब एब्सेंट होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब मैं बता दूं आपको, और यहाँ पे भी पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि जो ग्रेना है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ग्रेना ही एब्सेंट है, इसका मतलब इसके अंदर पिगमेंट भी होगा नहीं। बाकी सारे मतलब जो पार्ट्स होते हैं प्लास्टिड के वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्रेना नहीं है, इसका मतलब पिगमेंट भी नहीं है। तो ये कैसा हुआ, कलरलेस। जबकि आपका क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, मतलब इसके अंदर कलर प्रेजेंट होते हैं, यानी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद इन प्लांट पार्ट्स विच नॉट एक्सपोज टू लाइट, मतलब जिसके ऊपर डायरेक्टली लाइट एक्सपोज नहीं होती है, प्लांट के ऐसे पार्ट, उनके अंदर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जैसे ट्यूबर हो गया, ट्यूबर है, इसके बाद रूट्स है, इसके बाद राइजोम्स है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद एसोसिएटेड इन स्टोरेज ऑफ फूड, मैन ये ध्यान रखना है कि आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, कि स्टोरेज ऑफ फूड। मतलब ये क्या करेगा, जो भी प्लांट मतलब फूड सिंथेसाइज करता है उसको स्टोर करने का काम करता है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद इसमें आ जाते हैं, तो ये कहां पे होता है, तो इन प्लांट्स पार्ट्स विच एक्सपोज टू लाइट, मतलब जिनके ऊपर लाइट गिरती है सीधे प्लांट्स के पार्ट्स के ऊपर, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेन फंक्शन ही फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, लीफ, ग्रीन स्टेम और पेटल्स। इसके बाद ये क्या काम करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और दूसरा काम क्या है, अट्रैक्शन टू पॉलिनेटिंग एजेंट, मतलब जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट है जो पॉलिनेशन करते हैं और जो पोलन ग्रेन्स को लाने का काम करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कलर प्रेजेंट होता है। तो जो प्लास्टिड के बारे में हमने जो जनरल था वो देख लिया, उसके टाइप्स के बारे में देख लिया। इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट में कितने टाइप्स होते हैं और क्रोमोप्लास्ट में कितने होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लेसन 6 चल रहा है हमारा, 6 का भी 6.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। उसमें स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आपके सिंपल इक्वेशंस है जो आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हो क्लास 10 तक। बस इसमें इन इक्वेशन है, वहाँ पर x का वैल्यूज़ ही फाइंड करना है। फिर भी अगर उसमें कोई इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मिलता जुलता ही है ये आपका एग्जाम्पल नंबर जो भी था, सेकेंड लास्ट था जो रवि ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन इज लाइक दिस, मैं पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में साथ साथ रीड करेंगे। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। उसके 2 यूनिट टेस्ट हुए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो था उसका उसमें जो उसके मार्क्स है, मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंड मार्क्स इज सेकेंड यूनिट टेस्ट। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि पहले टेस्ट में कितना मार्क्स आया रवि का और सेकेंड टेस्ट में कितना है। तो दिस इज 70 एंड दिस इज 75, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको ये बोला है कि थर्ड टेस्ट में मिनिमम उसका मार्क्स कितना आना चाहिए। तो लेट्स कंसीडर
माना कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट, माना कि थर्ड टेस्ट में आने वाले अंक जो है, मार्क्स जो है वो कितने हैं, दैट इज इक्वल टू x। तो आपके जो थर्ड टेस्ट का जो मार्किंग है वो कम से कम क्या कहे, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, कि मतलब x मिनिमम मार्क्स आपको पता करना है कि x का वैल्यू कम से कम कितना आना चाहिए। तो कम से कम का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में कहा होता है कि थर्ड टेस्ट में कम से कम उसके 30 मार्क्स तो आने ही चाहिए, तो कम से कम 30 का मतलब क्या होता है, या तो 30 या फिर 30 से ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट 30 तो उसके आने ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में 30 वगैरह कुछ नहीं बता रखा है, आपको सिर्फ बताया कि x का मिनिमम वैल्यू क्या बताना है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, यानी का मतलब मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा आएगा तो भी हमको चलेगा। तो मिनिमम का मतलब यही होता है कि लेट्स लास्ट बाउंड्री, कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा है तो हमको और ज़्यादा खुशी होगी, बट एटलीस्ट इतना तो बनना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आपको मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन फाइंड करने हैं। मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का वैल्यू क्या बनना चाहिए, x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, अगर तो उसका जो एवरेज बनता है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स बने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार एवरेज मार्क्स ऑफ 3 एग्जाम्स, इन तीनों एग्जाम्स के एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 होने चाहिए, कम से कम 60 तो आना ही चाहिए। तो कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, 60 से ज़्यादा आएगा तो और अच्छी बात है। जब भी एटलीस्ट यूज़ किया जाता है तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप ग्रेटर देन यूज़ करें, या फिर एटलीस्ट 60 कहा ना, जैसे आपको कहा गया एटलीस्ट 60, इट्स डायरेक्टली ट्रिक है ये, वैसे तो आप समझ के करो तो अच्छा ही है। एटलीस्ट 60 लिखा है मतलब लिस्ट, एटलीस्ट, तो ये 60 की तरफ हम लेस देन का साइन लगाएंगे, और एटलीस्ट तो कम से कम 60 तो आना ही चाहिए, तो यहाँ पर ये साइन लगेगा, इसके आगे ये नंबर होगा कि एवरेज एग्जाम, तो एवरेज एग्जाम का नंबर या तो 60 होना चाहिए या फिर 60 से ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 60 का मतलब लेस देन का साइन 60 की तरफ होना चाहिए, 60 की तरफ लेस देन का साइन और इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन अपोजिट साइड में। कहीं पर लिखा है एटलीस्ट, ये तो हो गया एटलीस्ट। अब कहीं पर लिखा है मैक्सिमम, जैसे मैं अगर क्वेश्चन ऐसा होता, मैक्सिमम जो एवरेज बनना चाहिए वो हमारा 60 होना चाहिए, मतलब लास्ट लिमिट है 60, उससे ज़्यादा तो आना ही नहीं चाहिए। तो लिमिट क्या है, लिमिट है कि 60 आएगा तो इट्स ओके, दैट इज़ द लिमिट, 60 नंबर हमको एक्सेप्टेबल है, तो इक्वल टू तो आना ही। अब मैक्सिमम 60 का मतलब लास्ट बाउंड्री है 60, 60 के अंदर अंदर हमारी वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो 60 के अंदर अंदर यानी 60 से छोटी वाली, तो 60 या तो 60 या फिर 60 से कम आना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं मैक्सिमम 60, तो मतलब मैक्सिमम का साइन यानी ग्रेटर देन का साइन 60 की तरफ होना चाहिए, 60 की तरफ मैक्सिमम का साइन, देन इक्वल टू। एटलीस्ट तो मतलब लेस देन का साइन 60 की तरफ, देन इक्वल टू, तो इसकी तरफ क्या साइन है वो ये चीज़ बताता है, और अपोजिट क्या है एवरेज, तो हमारा जो एवरेज है वो मैक्सिमम 60 होना चाहिए, मतलब 60 या फिर 60 से छोटा होना चाहिए, मिनिमम 60 यानी 60 और या 60 से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम यानी 60 और 60 से कम होना चाहिए। तो जस्ट अपोजिट सिनेरियो चलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ 3 एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60 होना चाहिए, या फिर यहाँ लिख सकते हो एटलीस्ट 60 होना चाहिए। तो एटलीस्ट 60 को आप क्या लिखेंगे, लिस्ट, यानी कि 60 की तरफ लेस देन का साइन, या फिर समझ सकते हैं कि एटलीस्ट 60 मतलब 60 या फिर 60 से ज़्यादा। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 3 एग्जाम्स क्या होगा,
ये 3 मार्क्स है, 70, 75 एंड x। तो हमारा जो मेथड होता है एवरेज फाइंड करके क्या होता है, टोटल मार्क्स 70 + 75 अपॉन x अपॉन नंबर ऑफ मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना 70, 75, नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे 70 + 75 + x ग्रेटर देन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो ये हो गया 180। नाउ नंबर्स को एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा, ये इसका सम क्या बनेगा 145। 145 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 145 माइनस 145। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया 3, तो आंसर आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो अगर आपके पास नहीं लिखा है क्वेश्चन में दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो हम पहचानेंगे कैसे, इक्वल टू है तो ये तो क्लियर है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। ग्रेटर देन आ गया यानी कि मिनिमम है, जस्ट अपोजिट चीज चलती है यहाँ पर। x जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, तो x मिनिमम कौन होना चाहिए, x कितना मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम कितना वैल्यू आना चाहिए x का कि हमको एटलीस्ट 60 मिले, तो इसका मतलब x की तरफ मिनिमम का अपोजिट ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तो x का मिनिमम वैल्यू 35 होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू या तो 35 होना चाहिए या फिर 35 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं आप द मिनिमम वैल्यू ऑफ या फिर द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज शुड बी 35 या फिर द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन द थर्ड टेस्ट इज इक्वल टू x। तो जैसे लास्ट लाइन आप लिखेंगे रवि शुड गॉट मिनिमम 35 और more marks in the third exam। ओके क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी एवरेज वाला ही है। यहाँ पर टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए मिलने के लिए किसी को भी मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहिए, यानी कि ना तो 90 मार्क्स या फिर 90 से ज़्यादा, तो एटलीस्ट मिनिमम 90 तो चाहिए ही चाहिए, 90 या 90 से ज़्यादा। तो योर एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 बन जाएगा। फिर 5 एग्जामिनेशन है, इफ़ सुनीताज मार्क्स फर्स्ट 4 एग्जाम्स का दे रखा है, 5th एग्जाम में उसको एटलीस्ट कितना स्कोर करना चाहिए, तो एज इट इज़ ही है, वहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर 3 एग्जाम से वहाँ पर 5 एग्जाम होने वाले। 5 एग्जाम में कंडीशन दे रखी है, 4 एग्जाम्स का वैल्यू दे रखा है, 5th को आप x कंसिडर कर लेंगे और एवरेज जो है आपका वो 90 या फिर 90 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो वहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। इजी है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये भी जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था उसके जैसा ही मैं हिंट दे देती हूँ, आगे का सॉल्यूशन आप करना। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का है, इसका मतलब वहाँ पर पहले क्या था, ऑड नेचुरल नंबर था, तो वैसे उसमें भी वही चीज़ें आई थी। ऑड नेचुरल नंबर कहा था तो 1 2 3, तो नेचुरल नंबर तो ये सारे हो गए, इनमें से ऑड चूज़ करने 1 3 इस तरीके से ऑड आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें भी यही है कि पॉजिटिव इंटीजर में 0 1 2 3, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में 0 भी नहीं आता है क्योंकि 0 मतलब इंटीजर्स में सारे इंक्लूडेड है, इसमें नेगेटिव भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया, तो इसमें सारे ऑड चूज़ करने, इसका मतलब वही रहेंगे 1 3 5 7, उसकी अपनी कंडीशन दे रखी है। फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर नंबर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन लेस देन 10
सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11। तो x जो दे रखा है वो लेस देन 10 अगेन, और उनका जो सम है, अब जैसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर का है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि कंटिन्यूस जो आ रहा है, जैसे फर्स्ट आया 3 तो नेक्स्ट वुड बी 5, फिर आएगा 7। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगर फर्स्ट नंबर, लेट्स कंसीडर स्मॉलर नंबर, स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर क्या करके आपको ऐसे ही कंफ्यूज किया गया, सिंपल सा नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनमें से आपको ऑड नंबर लेने, पहला हमने कंसिडर कर लिया x, अदर वन वुड बी x प्लस 2। अब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज लेस देन 10, 10 से छोटा है, और उसका जो सम है, सम ऑफ बोथ इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2 वो होना चाहिए मोर देन 11। दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अगर 2x, 2 को उधर ट्रांसफर किया, 11 माइनस 2 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो x का वैल्यू लेस देन तो 10 होना चाहिए, तो कंक्लूजन इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 4.5। तो 4.5 से बड़े और 10 से छोटे, तो 4.5 से बड़ा ऑड नंबर 5 आ गया, 7 आ गया, फिर उसके बाद कौन से आते हैं 9, फिर 11 तो आने नहीं चाहिए, 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा यानी कि यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो इनके पेयर्स जो बनेंगे 5 7, नेक्स्ट इज 7 9, नेक्स्ट इज कंडीशन ये जो आई है हमारे पास x शुड बी, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, क्वेश्चन में गिवन था कि x शुड बी लेस देन 10। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑड नंबर ले लेते हैं दैट इज़ 11, तो हमारी कंडीशन जो हम x को चेक करते हैं, x जो है वो 4.5 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा 4.5, ये जो है वो 10 से बड़ा हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही पेयर इसमें इंक्लूड होंगे, 5 7 एंड 7 9 इज़ द कॉन्सिक्यूटिव पेयर पॉसिबल है इसके लिए, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल पेयर विल बी, तो लास्ट में आप लिखेंगे ऑल पॉसिबल पेयर will be 5 7 and 7 9। एंड 7 9। इस तरीके से आगे वाले क्वेश्चंस रहेंगे लैंग्वेज वाले, जैसे 24 है, वहाँ पर इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन पॉजिटिव फर्स्ट अगर इवन हमने लिया है 2 तो नेक्स्ट वुड बी 4 होगा, यानी कि 2 के अंदर 2 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर 4 के बाद में 6 आ जाएगा, अगेन 2 ऐड करोगे 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट इवन नंबर x कंसीडर करोगे, सेकंड वुड बी x प्लस 2, वही कंडीशन से अप्लाई, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ले करके चलना है, ठीक है। फिर 25 आता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पर ट्राइंगल का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 cm, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर मतलब तीनों साइड्स का सम आपको दे रखा है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड और बचा क्या, देखो लॉन्गेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, एक बीच वाला भी होगा, लेट्स कंसीडर कि बीच वाला जो है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x cm ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू x cm। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड
and the third side is 2 centimeter shorter than longest side. तो अब ये वाला जो क्वेश्चन जैसे 25, तो पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैरामीटर पहले से दे रखा है, यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू x की वो वैल्यू या तो वो इक्वल हो उस नंबर के या फिर उससे ज़्यादा हो। तो ये जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको एक बार ट्राई करना और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और जो नहीं कराए वो आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।